अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत है, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास इज़ार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मैं गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह के जहलम से हम लोगों ने कुछ सामान मंगवाना था। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ था तो पापा ने ड्राइवर के साथ सारा किराया वगैरह तय कर लिया था। वो करते कराते शाम हो गई। जब वो सहराए आलमगीर पहुंचा तो उसने हमें कॉल की, मैं नहीं आ सकता, मैं सुबह आ जाऊंगा। तो हमें टेंशन हुई कि ऐसी कौन सी बात है कि ड्राइवर कह रहा है मैं सुबह आऊंगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन कोई वजह तो बताओ। उसने कहा कि नहीं, सुबह आऊंगा तो आकर सारी बात बताऊंगा, मैं अभी नहीं आ सकता। पापा ने मुझे बताया कि इस तरह बात है। तो मैंने उसको कॉल की। उसने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा मुझे इस तरह थोड़ा सा मसला है, आगे जंगल है तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने सोचा कि शायद इसको किसी चोर या डाकू वगैरह का डर हो, तो मैंने इसे कहा कि मैं और मेरा दोस्त आ जाते हैं और आपको आकर ले जाते हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाएं और मुझे ले जाएं, मैं ऐसे नहीं आ सकता। मैंने कहा कि ठीक है। फिर हमने गाड़ी निकाली और दोस्त को बोला कि आप हमारे घर के पास आ जाओ, हमने उसे लेने जाना है। वो कहता है कि ठीक है, और फिर हम उसे लेने गए। तो हमने गाड़ी आगे लगाई और वो हमारे पीछे पीछे आता गया। हम लोगों ने वहां पर सामान वगैरह उतारा। फिर हमने उससे पूछा कि भाई क्या बात थी, आप इस तरह से क्यों बोल रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब एक बार आपके दिल में डर बैठ जाए तो सारी जिंदगी रहता है। पहले तो वो हमें बता ही नहीं रहा था। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने मना किया था। उसने बताया कि मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। उसने बताया एक शादी थी, बारात आनी थी और सामान लेकर आजाद कश्मीर जाना था। तो करते कराते हमें शाम हो गई। उसने कहा कि चलो अपना ही ये एरिया है, मसला नहीं है, इधर आते जाते हैं, सुकून से चले जाएंगे। शाम का खाना वगैरह खाया, गाड़ी वगैरह चलती है और हम अल्लाह का नाम लेकर उधर से निकल पड़े हैं। आपको पता है कि आजाद कश्मीर पूरा पहाड़ी एरिया। हमें 8 बज गए और वहां पर रास्ते में एक होटल आता है। वहां रुककर हम लोगों ने चाय वगैरह की। वो जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके अभी यहीं रुक जाएं, आगे इलाका अच्छा नहीं है, सुबह चले जाइएगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, हम इधर कहीं हैं, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेहरबानी करें, आगे मत जाएं। साफ जाहिर है जिसके साथ कुछ बीता होता है वो दूसरों को भी बचाने की कोशिश करता है कि किसी और के साथ ऐसा हादसा पेश ना आए। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। हम वहां से आगे निकल पड़े और उस टाइम जो ड्राइवर साथ था वो जन्नात वगैरह को नहीं मानता था। मैं भी जवान था, मैं मानता तो था, लेकिन बात को आई गई कर देता था कि जो होगा देखा जाएगा। तो होता कुछ इस तरह है कि हम लोग आगे गए और थोड़ी चढ़ाइयां वगैरह आ गई तो एकदम से हमारा ट्रक वहां पर बंद हो गया। परेशानी बन गई। हम लोग ना आगे ना पीछे, वहां ना कोई गाड़ी। पहले कुछ गाड़ियां आ जा रही थी मगर थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई। मैं पहले ट्रक के ऊपर था, फिर मैं नीचे उतरकर ड्राइवर के पास गया और उसने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि पता नहीं, ट्रक खुद ब खुद बंद हो गया। तो उसने मुझसे कहा कि तुम ऊपर ही चले जाओ और मैं इधर ही ट्रक के अंदर सो जाता हूँ, जो भी होगा सुबह देखेंगे। तो मैं जाकर मोबाइल वगैरह में लग गया और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लग गई और मैं सो गया। सर्दी बहुत थी। ड्राइवर नीचे हो गया और मैं कंबल लेकर ऊपर। इतनी देर में मुझे शक हुआ जैसे कोई हिल रहा है।
जैसे कोई हमारे ट्रक के ऊपर आ रहा है। मैं इतनी देर में नीचे उतरने की कोशिश की कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। मैंने साइडों पर भी देखा लेकिन वहां कोई चीज भी नहीं थी। इतनी देर में ड्राइवर सो गया था। उसने शीशे चढ़ाए हुए थे, शायद उसे कोई आवाज नहीं गई थी। मैंने सोचा शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, तो मैं दोबारा से सो गया। मैं लेटा हुआ था और सीधा ऊपर देख रहा था कि कोई चीज आई है। वो बिल्कुल वाज़ह नहीं थी, बहुत धुंधली सी थी। जिस तरह से धुआं होता है, इसने मुझे गले से पकड़ लिया। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और वो साथ साथ मुसलसल चीख रही थी। अदान भाई, एक तो वैसे ही उस जगह का इतना खौफ था। ऐसी जगहों पर रात इतनी खौफनाक और सन्नाटेदार होती है कि आपको आपका हाथ भी दिखाई ना दे और खामोशी से भी खौफ आए। और ऊपर से मुझे वहां पर कुछ दिख गया था। वो बिल्कुल वाज़ह नहीं थी, बहुत धुंधली सी थी। जिस तरह से धुआं होता है, उसने मुझे गले से पकड़ लिया। मेरे मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और वो साथ साथ मुसलसल चीख रही थी, जैसे किसी को बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 1 या 2 बज रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा है। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रहा था कि नहीं, ख्वाब ही था। लेकिन मेरा गला दर्द कर रहा था और फिर एकदम से मुझे हाजत महसूस हुई, तो मुझे जाना पड़ गया। मैं नीचे उतरा, जाकर देखा तो वो ड्राइवर अभी तक सोया हुआ था। उसको कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने वहां से लोहे का एक रॉड उठा लिया कि कोई जानवर वगैरह मुझ पर हमला ना कर दे। मैं गया हूँ, वॉशरूम किया और मैं जैसे ही उठा मैंने देखा वही सायानुमा चीज खड़ी है। उसे देखकर एकदम से मेरे होश उड़ गए कि ये क्या हो गया, ये किधर से आ गई। फिर उसने एकदम से चीख मारी और मुझे धक्का दे दिया। तो मैं नीचे गिरा और उसने बहुत ज्यादा चीखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की ऊपर आने की। मेरे कपड़े मिट्टी से भर गए। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरे पास जो लोहे का रॉड था, मैंने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन मैं बहुत थक गया और एक टाइम ऐसा आया कि मैं बेहोश होने के करीब था। और पता नहीं एकदम से कहां से मैं बहुत हिम्मत आई कि मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और वो जो भी चीज थी और ज्यादा चीखना शुरू हो गई, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही हो। मैं गाड़ी से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं गया था, लेकिन वो चीखने की आवाज सिर्फ मुझे ही आ रही थी। वो हमला भी मुझ पर ही हुआ था। वो ड्राइवर सुकून से सोया हुआ था, जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। तो मैंने वो दुआएं वगैरह पढ़ी तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं ऊपर चला गया और डरता डरता एकदम जाकर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर को कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। मैंने उसे जाकर उठाया और सारा किस्सा बताया कि मेरे साथ ये मसला हुआ है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। उसने कहा कि मुझसे कसम ले लो, ऐसा नहीं है कि मैं डर के सो रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरी तो आंख ही नहीं खुली है। मुझे कोई आवाज ही नहीं आई वहां पर। हम दोनों डर गए और गाड़ी में जो बूफर था उस पर हमने आयतुल कुर्सी लगा दी। रात हमने वहां पर गुजारी और जब सुबह हुई और हमने गाड़ी का बंदोबस्त किया, गाड़ी को ठीक किया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। मैंने सामान वगैरह उतारा और फिर हम घर आ गए। घर आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और सो गया। सुबह बहुत तेज बुखार हो गया। घर वालों ने दवाई वगैरह ला कर दी, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतरा और फिर वो चीज मेरे अंदर आना शुरू हो गई। अपनी कोई होश नहीं कि जब मैं होश में आया तो घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से अजीब आवाज क्यों निकाल रहे थे। मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा था। अदनान भाई, मेरे घर वालों ने मेरा बहुत इलाज करवाया। वो चीज 1.5 साल तक मेरे अंदर रही। ऐसे ही उसने आना और मुझे तंग करना।
میں اس کو لے جاؤں گی اور مار دوں گی۔ پھر ہم لوگ ایک جگہ گئے، وہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ پھر انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا، انہوں نے حاضری کروائی۔ پہلے بھی ہم بہت سارے لوگوں کے پاس گئے تھے، لیکن سب ہی پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر کی چیز ہے، ہم علاج نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بری چڑیل ہے، اور اس نے بتایا کہ اس نے ہمارے گھر پر واش روم کیا تھا اور اس لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن وہ بزرگ کافی اچھے تھے، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس چیز سے ہماری جان چھڑوائی، اسے جلا دیا۔ اس کے بعد میں دبئی بھی رہا اور سعودیہ میں بھی، لیکن وہ جو ڈر ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اکثر جب بھی میں سویا ہوتا ہوں تو کوئی چیز گر جائے یا بچے شور کر جائیں تو میری آنکھ اس طرح سے کھلتی ہے جیسے پھر سے وہ آ گئی ہے۔ میں بہت بری طرح سے ڈر جاتا ہوں۔ اس رات وہ اس راستے پر اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پر جنگل تھا۔ میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔ تو عدنان بھائی یہ تھی اس کی ایک کہانی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% سچی ہے، کیونکہ جب وہ مجھے یہ کہانی بتا رہا تھا اس کے چہرے میں بہت زیادہ خوف تھا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور ٹرک ڈرائیور کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام سلیم ہے اور میں پچھلے 15 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ میں نے پاکستان کے ہر کونے کا سفر کیا، پہاڑ، میدان، ریگستان، سنگلاخ چٹانوں والے راستے بھی، لیکن ایک رات میں نے مری سے کراچی جاتے ہوئے گزاری، وہ آج بھی میری روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ جنوری کی بات ہے، میری میں برف باری ہو رہی تھی۔ میرے ٹرک پر ایک برآمدی سامان کی لوڈنگ ہوئی تھی جو کراچی پورٹ جانا تھا۔ میرا معمول یہی ہے کہ میں رات کے وقت سفر کرتا ہوں تاکہ دن کی بھیڑ اور رش سے بچ سکوں۔ اس رات میں نے ایسا ہی کیا۔ شام کو لوڈنگ مکمل ہوئی، میں نے چائے پی، ٹرک کا جائزہ لیا اور روانہ ہو گیا۔ تقریباً رات کے 10:30 بجے تھے۔ مری سے میں راولپنڈی کی طرف نکل رہا تھا۔ سردی اتنی شدید تھی، میرے ہاتھ دستانوں میں بھی کانپ رہے تھے۔ اچانک ایک سنسان موڑ پر میں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں وہ شخص صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے ہارن بجایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور تھوڑا ڈر بھی لگا، لیکن میں نیچے نہیں اترا۔ میں نے ٹرک کا دروازہ اندر سے بند کیا اور ہارن پر ہارن دینے لگا۔ چند لمحے بعد وہ آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک کے کنارے سے ہٹ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سڑک خالی تھی، کوئی نہیں تھا، نہ وہ آدمی نہ اس کا کوئی نشان۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ کوئی مقامی بزرگ ہو اور آگے بڑھ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بیٹھ گئی تھی۔ جب میں ٹول پلازا پار کر کے اسلام آباد ہائی وے پر چڑھا تو تھوڑا سکون ملا۔ میں نے ریڈیو آن کر لیا تاکہ دل بہل جائے۔ کچھ دیر معمول کے گانے اور خبریں آتی رہی، پھر اچانک ریڈیو پر شور سا ہونے لگا جیسے اسٹیشن گڑبڑا گیا ہو۔ پھر ایک دم ایک عورت کی آواز آئی، واپس چلے جاؤ سلیم، تمہیں نہیں پتا تم کہاں جا رہے ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے فوراً ریڈیو بند کیا۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں سنا تھا، نہ کبھی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید کسی فریکوینسی کی وجہ سے ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ اس آواز کو میرا نام کیسے پتا تھا۔ میں نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا اور سفر جاری رکھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے میں کالا باغ کے قریب پہنچا۔ سڑک ویران تھی، چاروں طرف صرف سرد ہوائیں اور تاریکی۔ اچانک ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا جو سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا، نہ کوئی گاڑی نہ بستی قریب۔ میں نے سلو کر کے آواز دی، اوئے بچے، کہاں جا رہے ہو اس ٹائم؟ مگر وہ رکا نہیں، بس چلتا رہا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر پھر بچے کا خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔
इस वक्त तो मेरा ट्रक एक तरफ रोका, नीचे उतरा और पीछे जाकर देखा, मगर लड़का गायब था। एक पल में मैं ज्यादा दूर भी नहीं गया था, बस चंद कदम के फासले पर ही ट्रक रोक दिया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इतनी जल्दी वो बच्चा कहाँ जा सकता है। इस जगह पर बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी, जैसे कोई चीज मेरे चारों तरफ घूम रही है। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। ये मेरे लिए पहला मौका नहीं था किसी सुनसान रास्ते पर अजीब चीज देखी हो, लेकिन ये सब कुछ एक ही रात में हो रहा था और हर वाकया मेरे हवास पर सवार हो रहा था। मैं पिछले 4 दिन से मुसलसल ड्राइव कर रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं थका हुआ हूं, इसलिए ये सब महसूस कर रहा हूं। तो मैंने अपना सर झटका और दोबारा से ट्रक में बैठ गया। जब मैं सक्खर के पास पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने तय किया कि 1 घंटा आराम कर लूं, फिर आगे का सफर करूंगा। एक सुनसान जगह नजर आई जहां दरख्तों का एक झुंड था और एक तरफ खाली मैदान सा था। मैंने ट्रक खड़ा किया, लाइट बंद की और सीट पर ही लेट गया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के बाहर कोई चल रहा है, कभी दरवाजे के करीब, कभी टायर के पास। मैंने झांक कर देखा तो कुछ भी ना था। फिर मैंने एक आवाज सुनी, औरत की हल्की सी हंसी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं फौरन उठा और नीचे उतरा। जमीन पर कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन खाली मैदान में एक खैमा लगा हुआ दिखाई दिया। वो खैमा पहले वहां नहीं था। मुझ पर कुछ थकन तो कुछ नींद सवार थी। मैं जितना करीब गया इतना ही दिल घबरा रहा था। खैमे से फिर वही आवाज आई, सलीम अंदर आओ। तान भाई, उस टाइम मेरी जो हालत हुई मैं आपको बता नहीं सकता। खौफ से मेरे कदम वहीं जम गए। कुछ लम्हे तो मैं हिल भी नहीं सका कि इतने में मुझे दोबारा आवाज आई, और इस बार पहले से भी ज्यादा खौफनाक। मैं वहां से फौरन भागा, ट्रक स्टार्ट किया और वापस मेन हाईवे पर आ गया। नींद का नामो निशान नहीं रहा। वहां से निकलकर मैंने अपना ट्रक दोबारा हाईवे पर डाला तो मुझे यकीन हो चला था कि मेरे साथ कुछ पुरस्कार हो रहा है, जैसे कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो, किसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए, शायद मुझे मारने के लिए। मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मेरा एक असूल रहा है, डर लगे तो गाड़ी रोको नहीं, क्योंकि रुकना खतरे से खाली नहीं होता। रात के 4:30 बजे होंगे। मैं खैरपुर से निकलकर नेशनल हाईवे पर आया। सर्दी अपने अरूज पर थी और नींद आंखों से झलकने लगी थी। मैंने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए, शायद दिमाग खुल जाए। एक पुराना सा ढाबा नजर आया जहां एक पीली बत्ती जल रही थी। 2 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने भी गाड़ी एक तरफ लगाई। जैसे ही नीचे उतरा, एक अजीब सी खामोशी ने लपेट लिया। ट्रक थे, लेकिन इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं था। चाय वाले का काउंटर मौजूद, चूल्हा रोशन, मगर कोई इंसान नहीं। मैं हैरान हुआ, थोड़ा डर भी लगा, मगर हिम्मत करके मैंने आवाज दी, ओ भाई, चाय मिलेगी? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, चाय तो मिल जाएगी सलीम भाई। मगर मैंने मुड़कर देखा, एक नौजवान खड़ा था, पर उसकी आंखें सुर्ख थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें जल रही हों। मैं घबरा गया, गाड़ी की तरफ दौड़ा और दरवाजा बंद करके स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी चली, ढाबे की लाइट्स बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा। ट्रकों का नामो निशान मिट चुका था। अब मेरे जिस्म से जान निकलने को थी। मैं नहीं समझ पा रहा था ये सब क्या है और क्यों है। मुझे जो कुछ भी याद था मैं पढ़ता रहा, मगर डर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डर के मारे मैं अब कहीं भी ट्रक रोकने का नहीं सोच रहा था। अब मैं कराची के करीब था। सूरज निकलने में 1 घंटा बाकी था। दिमाग थका हुआ था, जिस्म भी, लेकिन जैसे जैसे कराची आ रहा था, खौफ में कमी आ रही थी। अचानक मेरे ट्रक की तमाम लाइट्स एक साथ चमकने लगी। स्पीडोमीटर तेजी से 0 से 100 तक गया। हालांकि मैं सिर्फ 40 की रफ्तार में चल रहा था। फिर ट्रक के अंदर एक अजीब सा निहायत तेज बदबू आने लगी,
जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। लम्हा ऐसा था कि मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया, ये सिर्फ गंदे कसीले धुएं या किसी जानवर की बू नहीं है, ये कुछ और है। जैसे मिट्टी के नीचे कोई चीज गल सड़ जाती है। मैंने खिड़कियां नीचे की, मगर वो बदबू अंदर से ही आ रही थी, जैसे कोई मेरे साथ ट्रक में मौजूद हो, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही हो। अचानक डैशबोर्ड पर एक हाथ पड़ा। वो हाथ झुर्रियों भरा, स्याह और कीचड़ में लथपथ था। उंगलियां हिल रही थी, जैसे कोई कीचड़ से निकलकर हाथ फैला रहा हो। मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। मैंने एक झटके से ब्रेक मारी, ट्रक रुक गया। मैं एक लम्हे को सकते में आ गया। मेरी सांस फूली हुई थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मगर अल्फाज जुबान से नहीं निकल रहे थे। जैसे किसी ने मेरे दाएं कान में सरगोशी की, उधर जा। मैंने एक नजर सामने की तो सड़क गायब थी। सच कह रहा हूं, मेरे सामने हाईवे नहीं थी, सिर्फ एक पथरीला टूटा रास्ता था जिस पर पुरानी कब्रें थी, और उनमें से एक कब्र थोड़ी खुली हुई थी। उस पर कोई कफन में बैठा हुआ था, ट्रक की तरफ देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि सब मेरे आंखों का धोखा था या फिर हकीकत। मैं इस सब को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना सब होना, मेरा दिल और दिमाग इसको मान नहीं रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मदद। जैसे ही अल्फाज निकले, एक जोरदार आवाज आई, धमाके जैसी, और मैं होश खो बैठा। जब आंख खुली, मैंने खुद को एक ट्रैफिक पुलिस के चेक पोस्ट पर पाया। पुलिस वाले कह रहे थे, भाईजान आप ट्रक समेत 20 सड़क में बेहोश मिले। गाड़ी स्टार्ट थी लेकिन आपको कोई होश ना था। मैंने हैरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ? वो बोला, यही नवाब शाह के करीब। लेकिन भाई अजीब बात यह है कि जब मैं बेहोश हुआ तो वो जगह कब्रिस्तान थी और दिन हो चुका था, मगर मेरे हवास अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते। मैंने कुछ देर वहां आराम किया और फिर अपनी मंजिल पर रवाना हुआ। मैं आज भी सब सोचकर हैरान होता हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। अब भी बहुत सारे लोग शायद इस पर यकीन ना करें। मैं बहुत हिम्मत करके आपको ये सब बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ये स्टोरी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और ट्रक ड्राइवर की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उदान भाई, कैसे हैं आप? मैं रोज आपकी कहानियां सुनता हूँ। मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे साथ पिछली सर्दियों में पेश आई। कहानी कुछ इस तरह है कि मैं मियाँ वाली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे चाचू वगैरह की अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो कि काफी बड़ी, और उनका काम ये है कि वो सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करते हैं। हम लोगों ने मियाँ वाली से सीमेंट लोड किया और हम ननकाना साहब गए। हम लोगों ने वहां पर जाकर लोड खाली किया तो हमें डीजल की एक एवरेज मिलती थी, जो कि हमने पूरी करनी होती थी। हम लोगों ने खाली गाड़ी घुमानी होती थी और इसलिए हम वो खाली गाड़ी को मार रहे थे। ननकाना साहब के दरमियान में से एक रोड निकल रहा था जो कि लाहौर जाता है। वो तकरीबन 135 किलोमीटर लंबा रोड है। वो रोड बिल्कुल सुनसान था क्योंकि सर्दियां थी, धुंध भी पड़ रही थी, कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी। वहां पर एक ही पेट्रोल पंप था जो शायद इस रोड के बिल्कुल सेंटर में आता था। मेरे साथ जो दूसरा ड्राइवर था वो सारा दिन गाड़ी चलाकर थक चुका था और इस टाइम वो सो रहा था। मैंने वहां जाकर गाड़ी से ले ली थी। 8:30 बजे का टाइम था। मैंने वहां से गाड़ी चलानी शुरू की और जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, मैंने वो पेट्रोल पंप क्रॉस कर लिया था। मैंने हल्के हल्के गाने चलाए हुए थे क्योंकि मुझे नींद भी आने लगी थी। अब गाड़ी रोड पर जा रही है। मेरे साथ आज तक जिंदगी में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। जब आप रोड पर जा रहे होते हैं तो आपको अपने साइड विजन में पता चलता है कि कोई चीज आपके पास से गुजरी है। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस फुटपाथ से कोई चीज गुजरी है, और जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे कोई चीज भी नजर नहीं आई।
खैर मैंने गाड़ी वहां से भगा ली और आगे चला गया, और जब वो रास्ता खत्म हुआ वो बिल्कुल सुनसान था, वहां पर कोई चीज भी नहीं थी। मैंने वहां से यू टर्न लिया और मैं वापसी के लिए जा रहा था, और जब मैं दोबारा उस पेट्रोल पंप के पास से गुजरा, जब मैं पहले वहां से गुजरा था तो वहां कोई चीज नहीं थी, वो बिल्कुल सुनसान था। मगर जब मैं वापस आया तो उस पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे जाकर सेंटर में मुझे एक चीज नजर आई। पता नहीं वो क्या था, मुझे लगा कि शायद कोई चौकीदार होगा जो कि टहलते हुए पेट्रोल पंप की उस साइड पर निकल आया होगा। मैंने अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन कर रखी थी। गाड़ी की 4 लाइट्स होती हैं, जिनमें से 2 बीम लाइट्स होती हैं, जबकि 2 गाड़ी की अपनी बड़ी लाइट्स होती हैं। मैंने वो सारी ऑन की हुई थी। मैंने वहां पर हॉर्न वगैरह भी दिया, मगर मुझे किसी ने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने सुना था कि मोटरवे के नीचे से एक लड़की आती है जो लिफ्ट लेने के बहाने वहां पर ड्राइवरों को रोकती है, और फिर उसके करीबी साथी भी वहां से निकलते हैं और लूट लेते हैं। मुझे लगता था कि शायद वही लोग हैं, तो मैं वहां से आगे निकल गया। मुझे लगा कि ये वही है, तो मैं वहां पर नहीं रुका। मेरा साथी ड्राइवर भी सो रहा था और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको जगा कर ये बात बता सकता कि आगे कोई चीज है। तो मैंने गाड़ी को बिल्कुल सेंटर में कर लिया। मैंने कहा कि अगर मेरी गाड़ी को लगे भी तो वो ना मरे, बल्कि वो सेंटर में रहे। मैं सोच रहा था कि साथ ही ननकाना साहब की इंटरचेंज है, तो मैं गाड़ी भगा कर वहां इंटरचेंज में रेस्ट एरिया में जाकर गाड़ी को पार कर दूंगा। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली, और जब गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही गाड़ी को कोई झटका लगा। मगर जब गाड़ी वहां से आगे गुजरी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गाड़ी के पीछे से इतनी जोर से चीखने की आवाज आई, और आग के शोले थे जो गाड़ी के पीछे थे, क्योंकि मुझे साइड वाले शीशे से नजर आ रहे थे। मैंने गाड़ी को फुल रेस दी, जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने वहां से गाड़ी भगाई। वहां से वापसी पर मुझे तकरीबन 1 बज गया था। मैं भी ननकाना साहब के इंटरचेंज से पीछे ही था कि सुबह की अजानें होने लग गई। मैंने वहां पर पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी, तो जो भी चीज थी गुजर गई, और फिर इसके बाद असल वाकया पेश आया। मैंने गाड़ी को लाकर पेट्रोल पंप पर खड़ा किया, और मैं वहां पर आकर सोया हूं, और दूसरे को मैंने बताया कि पीछे उस तरह का वाकया हुआ है। वो मुझ पर हंसने लगा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी उसे कोई यकीन नहीं दिलाना चाहता था कि चलो ठीक है, जो हो गया वो गुजर गया, चलो सोते हैं, नींद बहुत आई है। तो मैं भी लेटा ही था, सोया नहीं था। मैं उस टाइम फौतगी में था, तो एकदम से मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस होने लग गया। वो जिस तरह से बढ़ रहा था कि मैं उसको देख पा रहा था, लेकिन मेरे हाथ पांव हरकत नहीं कर रहे थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो मैंने बहुत हिम्मत की और करवट लेते लेते मैं सीट से नीचे गिरा। आगे वाली सीट पर मैं लेटा हुआ था, जबकि पीछे वाली सीट पर वो था। जब मैं नीचे गिरा तो मेरा हाथ नीचे लगा, जिसकी वजह से मेरा साथी ड्राइवर भी उठ गया। तो उसने मुझे उठाकर सही तरीके से बिठाया कि यहाँ से निकले, यहाँ कुछ है, और गाड़ी पर भी वजन है। खैर अजानें हुई, अभी अंधेरा ही था, तो हम लोगों ने वहां से गाड़ी भगा ली। मोटरवे की इंटरचेंज के पास आकर थोड़ा सा पीछे उसने गाड़ी रोकी है। उसने कहा कि मोटरवे पर गाड़ी रोकने नहीं देते। मैं नीचे उतरकर टायर वगैरह चेक करके आता हूँ, क्योंकि अब वो गाड़ी चला रहा था। उसने मुझे उठाकर बताया कि मैं टायर वगैरह चेक कर रहा हूँ, तुम बैठो और फिर हम आगे चलते हैं। वो जैसे ही अगले टायर चेक करके पीछे गया, पीछे जाकर उसने वॉशरूम वगैरह किया, और फिर जैसे ही वो आगे आया तो उसने देखा गाड़ी की अगली तरफ बम्पर से थोड़ा आगे करके, पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी, वो नाच रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उन सब ने काले कपड़े पहन रखे थे और उन सब के कद
छोटे थे। तो ये वो देखकर पीछे भाग गया और गाड़ी के पीछे चढ़ गया। उसने मुझे फोन किया और कहा कि ताहिर आगे देखो, आगे क्या चीज है। जब मैंने आगे देखा तो वही मखलूक आगे नाच रही थी। उन्हें देखकर तो एक दफा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि अब बस यहां से भागें। उसने मुझे कहा कि गाड़ी चलाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे चलाऊं, अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो। उसने कहा कि नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। ये सारी बातें वो फोन पर मुझसे कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मजबूती से गाड़ी को पकड़ो क्योंकि मैंने यहां से गाड़ी को भगाना है। तो उसने वैसा ही किया। मैं बहुत आराम से आगे वाली सीट पर आया। मैंने गाड़ी को लॉक किया और शीशों को फुल ऊपर कर दिया और गाड़ी को फुल स्पीड दे दी। वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर इंटरचेंज था। तो मैंने फुल स्पीड से गाड़ी भगाई और हम लोग इंटरचेंज पर चढ़ गए। वो रोड भी बिल्कुल सुनसान था। उस टाइम गाड़ी इतनी ज्यादा वजनी हो गई थी कि गाड़ी बंद होने पर आ गई थी। हमारे पास बड़ी गाड़ी थी जो 100 टन वजन खींच सकती है। हम लोग इंटरचेंज से थोड़ा ही पीछे थे कि गाड़ी बिल्कुल बंद होने पर आ गई। मैं बहुत जोर लगाकर गाड़ी को इंटरचेंज तक लाया तो वहां पर आकर गाड़ी थोड़ी सी हल्की हुई। उसके बाद हम लोग मोटरवे पर चढ़े और वहां पर हम लोगों ने सुख का सांस लिया। उसके बाद हम लोगों ने कसम खाई कि हम लोगों ने कभी भी ननकाना सा माल उतारने के लिए नहीं जाना। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। पढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। जब मैं 17 साल की थी तो अपनी मम्मा के साथ मरी गई थी, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम कुछ दिनों के लिए मरी चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ, हम मरी गए। अब मैं आपको अपने घर के बारे में कुछ बताती हूँ कि वो कैसा है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर है जिसमें 3 कमरे और एक किचन है। उससे आगे बागीचा, गार्डन। उसके साथ मेरे बाबा के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फ्लोर की। उसमें 6 कमरे और बाहर एक बड़ा हॉल है। असल में आपको पता है कि इन इलाकों में अक्सर वॉशरूम्स बाहर होते हैं। अच्छा, मैं रात को फर्स्ट फ्लोर पर मम्मा के साथ लेटी हुई थी। रात के 2-3 बज के दरमियान मेरी आंख खुली। अंधेरा बहुत ज्यादा था। मेरी मम्मा की आदत है कि वो सोते वक्त अपनी साइड पर लाइट रखती हैं। तो मैंने उनकी साइड टेबल से लाइट उठाई और वॉशरूम जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे कि मैंने बताया, हमारे घर के अंदर से भी और बाहर से भी वॉशरूम जाने का रास्ता है, लेकिन हम ज्यादातर रात को अंदर वाला रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बाहर वाले हिस्से का बताती हूँ। हमारे बैक साइड पर 2 कमरे हैं। उनके आगे एक छोटा सा सहन है, फिर एक कमरा और उसके साथ एक किचन। बैक साइड पर जो कमरा है वो बाहर की तरफ खुलता है और उसी के साथ ऊपर जाने का रास्ता भी है, यानी एक कच्चा सा रास्ता जो छत की तरफ जाता है। हमारा वॉशरूम भी ऊपर छत पर ही है। जब मैं छत पर पहुंची तो सामने जंगल नजर आता है। जब मैंने वो मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अकेली ऊपर गई। मैंने उन सब बातों को नजरअंदाज किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। हमारे वॉशरूम की लाइट अंदर से ऑन होती है, लेकिन चूंकि मैं बाहर वाले रास्ते से आई थी तो मैंने ट्यूबलाइट की मदद से रास्ता देखा। जब मैं वॉशरूम से फारिग होकर बाहर निकली तो मैंने क्या देखा, सामने जंगल की तरफ कुछ है। मुझे झाड़ियों से आवाजें आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मौजूद है, तो मैं उस तरफ चल पड़ी। हालांकि मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैं उस जंगल में देखने चली गई। दान भाई, मैंने क्या देखा कि एक औरत वहां बैठी है। उसके बाल बहुत लंबे और गंदे थे। जब मैंने उस पर लाइट डाली तो वो मेरी तरफ मुड़ी। मेरा होश उड़ गया। उसका चेहरा सारा चला हुआ था, आंखों की जगह धब्बे थे और वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। जब ना बहुत भारी सा महसूस होने लगा। उसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं अभी उसी औरत को देख रही थी कि मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज महसूस हुई। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ।
जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो औरत मेरे पीछे भी खड़ी थी। ये देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और मेरे मम्मा पापा मेरे साथ थे। मम्मा मुझे कहने लगी, रात को तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि जब वो फजर की नमाज के लिए उठी तो मैं वहां नहीं थी। उन्होंने मेरे बाबा को जगाया और दोनों मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। जब बहुत देर हो गई और मुझे कहीं ना पाया तो मेरा बड़ा भाई बोला, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। मम्मा और मेरा भाई जंगल गए और वहां मैं बेहोश पड़ी हुई मिली। उस रात के बाद मुझे एक हफ्ते तक तेज बुखार आ। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, लेकिन जब भी मैं इस वाक्य को याद करती हूँ तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम उमर है और मैं गुजरावाला से हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है। मेरे वालिद दुबई में होता है और मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। ये वाक़या दिसंबर 2024 का है जब मैं उम्रा करके पाकिस्तान वापस आया था। हमारा घर और मेरे दादी का घर अलग अलग है क्योंकि मेरी दादी भी मेरे साथ उम्रे पर गई थी, इसलिए हम सीधा एयरपोर्ट से उनके गांव वाले घर चले गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जब हम वहां पहुंचे थकन की वजह से हमने कपड़े तब्दील किए, थोड़ी देर बैठकर बातें की और सो गए। अगले दिन मैं और मेरा कजन मोहसिन हमारे डेरे पर गए। शाम के 5 बज रहे थे और सर्दियों के दिन थे। डेरे के पास एक पुराना और खौफनाक दरख्त है जिसके बारे में मशहूर है कि वह सेब ज़दा है। शाम या रात के वक्त वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। हमने इन बातों को मजाक में उड़ाया और वहां से गुजर गए। मोहसिन ने शरारत करते हुए दरख्त के करीब जाकर कहा, ओए जिन, आजा सामने अगर हिम्मत है तो। ओए, मैंने उसे फौरन मना किया, लेकिन वो हंसते हुए बोला, डर मत, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। घर वापस आकर हमने खाना खाया और कुछ मेहमान उम्रे की मुबारकबाद देने आए। रात के 11 बजे के करीब सब सोने चले गए। मैं और मोहसिन एक ही कमरे में सोते थे। हम दोनों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे और तकरीबन 1:30 बजे के करीब सो गए। शायद हमें सोए हुए 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे लगा शायद मोहसिन वॉशरूम गया है, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। हमारे दरमियान इतनी जगह थी कि कोई तीसरा शख्स भी आकर लेट सकता था। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमारे बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। मुझे ये भी लगा कि ये कोई दुल्हन है। कोई पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई थी। मेरा मुंह कंबल में था और मैं इतना डर गया था कि हिम्मत ना हुई कि मुंह बाहर निकाल कर देखूं। सर्दियों की रात में भी मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। फिर अचानक वो जो भी चीज थी आकर हमारे दरमियान लेट गई। ओफ मेरे खुदा। तकरीबन 10 सेकंड बाद मैंने अपने कांधे पर एक हाथ महसूस किया जो किसी मर्द का लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ से मेरे मुंह पर कंबल हटाया और जो मैंने देखा, या अल्लाह, वो एक औरत थी जिसका सर उसके हाथ में था। उसका कद तकरीबन 6 से 7 फीट लंबा था और वो इतनी खौफनाक शक्ल सूरत वाली थी कि मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तकरीबन 6 बजे का वक्त था। मैं भागता हुआ दादी के कमरे में गया जहाँ सब फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। मैंने देखा कि मोहसिन उनके दरमियान बैठा कांप रहा है। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो मेरे कजन ने बताया कि हम सब सो रहे थे कि अचानक तुम्हारे कमरे से जोरदार चीख की आवाज आई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि मोहसिन के जिस्म पर राशें और गहरे जमे हुए निशान थे। वो कमरे से बाहर गिरा हुआ था, आंखें हैरत से खुली हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबने मुझसे पूछा तो मैंने सारा वाकया बता दिया। उसी दिन हमें एक आमिल साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने देखकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है उस दरख्त के पास से उस वक्त गुजरकर। मेरी दादी ने भी बताया कि गांव के बहुत से लोग उस दरख्त से डरते हैं और वहां बाकी
जन्नात मौजूद हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। आमिल साहब ने कहा कि वो जिन्नी अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसका हल है कि तुम कब्रिस्तान जाकर खाने की एक पूरी देग रखाओ और याद रखो पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमने वैसा ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद हमें कभी किसी चीज़ ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं काफ़ी टाइम से आपकी स्टोरी सुन रही हूँ, आपकी कहानियाँ दिलचस्प होती हैं। आज भी मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या शेयर करूँ। मेरा ताल्लुक पंजाब झंग से है, मगर अभी मैं शादी करके लाहौर आ चुकी हूँ। मगर मेरा मैका झंग में है, तो शादी से पहले मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। मैं टीचिंग की जॉब कर रही थी और मैं अभी भी जॉब करती हूँ। मुझे कभी भी किसी चीज़ ने ना तो तंग किया था ना परेशान, मगर एक बुजुर्ग थे जो दम वगैरह करते थे, तो मेरी वालदा मुझे अपने साथ लेकर गई। उसको दिखा देते हैं और थोड़ा सा हिसाब करवा लेते हैं। वैसे मेरे साथ उस तरह का कोई पर्सनल इशू नहीं था। जब मैं वहाँ पर गई, इन्होंने वही हिसाब लगाया, मुझे देखा तो इन्होंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा असरात हैं और वो 3-4 हैं। तो इन्होंने मेरे ऊपर हाजिरी नहीं करवाई थी, बल्कि इन्होंने अपने पास एक औरत पर हाजिरी करवाई थी। फिर इन्होंने मेरे ऊपर दम वगैरह किया और कहा कि ये अब ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। तो रात हुई, हम सब सो चुके थे। गर्मियों के दिन थे। जिस तरह से हम बाहर सहन में सोते हैं, तो मेरी आदत है कि मैं अपने साथ किसी को भी नहीं सुलाती थी, ना बहन ना अम्मी। मैं अकेली सोती थी, मगर सब एक ही जगह पर होते थे। हम लोग तकरीबन 10-11 बजे तक सो जाते थे। तो रात के 11 बजे के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे उठा कर मारा, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे फील हुआ, फिर किसी ने मुझे उठाकर, जैसे कि मैं नींद में हूं या बेहोशी की हालत में हूं, तो मुझे उठाकर घसीट रहे हैं, दीवार में मार रहा है। इन्होंने मुझे बहुत मारा क्योंकि मैं मगरिब के टाइम उस बुजुर्ग के पास से होकर आई थी। उन्होंने मुझ पर दम वगैरह किया था। पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ना कभी नींद में ख्वाब में ऐसा हुआ, मगर फिर उसी रात मेरे ऊपर हमला हुआ और उन्होंने मुझे बहुत मारा। तो फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने अपनी मम्मी को उठाया कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो मैं अपनी अम्मी के साथ लेट गई। अम्मी ने मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़ी, मुझ पर दम किया, तो मैं अम्मी के साथ गले लगकर लेट गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था कि मैंने सुबह जॉब पर जाना था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह के टाइम हमने इन्हें फ़ोन किया, जिनके पास मैं शाम को गई थी। उनको सारी बात तफसील से बताई। फिर मैंने थोड़ा सी हिम्मत की और जॉब पर चली गई। मेरे नाक से खून तक निकलने लग गया था। मेरे दिल की धड़कनें खुद ही तेज हो जानी, मेरा दिल घबराना। और रात के बाद ऐसा हुआ कि मुझे डर लगने लग गया। जब मैं स्कूल से आई तो वो हजरत जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जब बच्ची आएगी तो हम फिर चेक करेंगे। फिर जब मैं घर आई तो भाई ने हजरत जी को बुलाया। तो जब वो घर आए तो इन्होंने मेरे बहन भाइयों से कहा, आप साइड पर हो जाएं। मेरी अम्मी, मेरे मामू, मेरा भाई और मैं, इन्होंने मुझे हटा लिया और मेरे ऊपर हाजिरी करवाई। मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो चीज़ कब और कैसे मेरे अंदर हाजिर हुई, और वो कोई औरत थी। बस मेरा मुंह खुला हुआ था और मैं चीखें मार रही थी, और मैं क्या बोल रही थी मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही मेरे घर वालों को समझ आ रही थी। मेरे भाई और मामू ने मुझे पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं अजहर जी पर हमला करने लगी थी, और फिर इन्होंने मुझे डांटा कि आराम से बैठो। फिर हजरत ने इस चीज़ से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तो उसने कहा कि मैं दरबार से आई हूँ, मगर हम लोग कहीं पर भी दरबार पर नहीं जाते। आज स्कूल के रास्ते के दौरान एक दरबार आता था, वहां से कभी कभार मेरा गुजरना होता था। उसके पास से गुजर कर जाती थी, मगर कभी अंदर नहीं गई थी क्योंकि हम फ्रेंड्स होती थी, इसलिए हमारा स्कूल में पैदल आना जाना होता था।
क्योंकि स्कूल घर से इतना दूर नहीं था, तो हम फ्रेंड्स और सिस्टर्स मिलकर आती जाती थी। वो कब से मेरे ऊपर आई हुई थी उसने ये नहीं बताया। फिर हजरत जी के पास एक और आदमी जो कि इनके शागिर्द होते थे, इन्होंने देखा और हिसाब लगाया मेरे हमजाद को सोने के प्याले के अंदर कैद किया हुआ है। फिर उसे वहां से आज़ाद करवाया गया और मेरे अंदर जो भी चीज़ थी उसको ख़त्म किया गया। फिर जब मैं होश में आई तो मेरा जिस्म इतना ज़्यादा टूट गया था, मेरा पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा था। फिर जब उसको मेरे अंदर से निकाल कर ख़त्म किया गया तो हजरत जी ने मुझसे पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैंने कहा कि मेरा जिस्म कांप रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर इन्होंने अपना लिहाफ मेरे माथे पर लगाया तो मेरे सर का दर्द फौरन ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया कि अब ये पीती रहना। और फिर इसके बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, यहाँ तक कि कोई ग्लास या चीज़ भी गिर जाती थी तो मैं चीखने लगती थी। मैंने अकेले कहीं नहीं सोना, कहीं नहीं जाना, मुझ पर इतना ज़्यादा खौफ तारी हो गया था। फिर मैं हर हफ्ते एक बार हजरत जी के पास जाती थी, उनसे मैं दम करवाती थी। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे थे, उनके पास हर तरह के लोग अपने मसले मसाइल लेकर आते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होती चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ इस तरह के मामलात नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त पर बचा लिया, कभी भी मुझे तंग नहीं किया, मुझे डराया नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बस वो चीज़ मेरे अंदर थी। अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।